गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक बार जरा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ हैं, ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, इसके साथ ही डॉक्टर रीमा हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस, और बाकी जो गेस्ट हैं वो भी इस समय स्टूडियो में मौजूद। लेकिन सबसे पहले अजय जी आपके पास आते हुए क्या सर कह सकते हैं कि हरियाणा में जो नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी ने चूज किया, हमने देखा कि नायब सिंह सैनी को वहां उन्होंने पद पर बिठाया, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि बीजेपी में जो होने वाला था वो बदला गया, जो तस्वीर आज आ सकती थी शायद उसमें बदलाव हुआ? क्या वन ऑफ दोज फैक्टर्स है वो? बनाने के साथ ही एक कोशिश की गई थी और वो कोशिश अब देखिए तो रेट्रोस्पेक्टिवली बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। लेकिन आज से 24 घंटे पहले हर कोई ये कह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा जो आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हुआ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो कास्ट अरिथमेटिक को सही तरीके से समझना, उसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ग्रास रूट पर काम करना, और इसके साथ साथ एक और जानकारी जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, हम में से शायद किसी ने इस बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि संघ परिवार के तमाम एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस ने 16,000 से ज्यादा जनसभाएं बीते 2 महीने में हरियाणा में की। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। जब भी आप ग्रास रूट पर जाते हैं और वहां पर छोटी छोटी कम्युनिटी गैदरिंग्स करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा आपको परिवर्तन दिखाई देता है जब आप लार्जर पिक्चर पर देखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा में उम्मीद से कम जो सीटें भारतीय पार्टी को मिली, उससे सबक न सिर्फ बीजेपी ने सीखा है, अब यह कहा जा सकता है, बल्कि संघ परिवार के तमाम कार्यकर्ताओं में भी एक नए जोश के साथ मैदान में उतरने का जज्बा अब दिखाई दे रहा है। ये इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। अब आप इसको महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनाव में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी बात करना चाहिए हमें कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगुवाई की सरकार बनेगी, जहां पर एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आज मौजूद है और कांग्रेस एक बहुत ही मार्जिनल प्लेयर के तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के क्षेत्र में अपना जो परफॉर्मेंस है वो 2014 से भी बेटर किया है। वोट शेयर भी बेटर है और सीट्स के टैली भी ज्यादा है, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने खोया कुछ नहीं है, हरियाणा में खोया नहीं बल्कि पाया। 39% वोट शेयर हासिल करके अगर ज्यादा सीटें हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, तो उसका स्ट्राइक रेट करीब 60% है। और 41% वोट शेयर हासिल करने के बाद भी अगर कांग्रेस अपने स्ट्राइक रेट को 46% के आसपास रख रही है तो नुकसान में कौन रहा? ये तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा मुझे लगता है कि आज से लगातार होनी शुरू हो जाएगी। जी अच्छा अदिति, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ साठगांठ करके चुनाव लड़ती हरियाणा में तो क्या फायदा मिलता वहां पर? देखिए, जिस तरीके से टैली में नजर आ रहा है और जमीन पर नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी 6 सीटें कांग्रेस देना चाहती थी। केसी वेणुगोपाल ने राघव चड्डा को मैसेज किया था कि आप 6 सीटें ले लीजिए, राघव चड्डा ने ऊपर बता दिया था। दिल्ली ने इतने कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस में कि हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब हम खुद सरकार बना रहे हैं तो आपको क्यों साझा करनी है सीटें, मंच क्यों देना है, वोट बैंक क्यों बांटना है। हालांकि राहुल गांधी या जो कांग्रेस दिल्ली के थे वो यही चाहते थे कि जो अग्रवाल वोट बैंक है, जो बढ़िया वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाए, क्योंकि हमारे इकलौते मुख्यमंत्री जेल में है, तमाम तरीके के सेंटिमेंट्स होते हैं, तो बस उतना ही फैक्टर था। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की इको हट हुई, उसने कहा 90 के 90 सीटों पे अब मैं कांग्रेस के सामने उतारूंगा। अब इसका रिफ्लेक्शन आपको आसानी से दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ मिला नहीं अदिति, 0 सीट पे तो लगभग 1 बच गया। जाहिर तौर पे होता भी ऐसा ही, इसीलिए तो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस थी। कांग्रेस चाहती थी कि उतना ही जगह वो लड़े जहां पर वो अग्रवाल वोट बैंक, बढ़िया वोट बैंक को काट सके। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी तस्वीर नजर आ गई कि वो हरियाणा जहां वो सोच रही थी झाड़ू चलाएगी, वहां उसका अस्तित्व नहीं है, जैसे गुजरात में नहीं था। गुजरात कम से कम वोट तो बढ़ ही जाते। ऋषभ जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ऋषभ जी, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? हरियाणा में तो चलिए हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं और बधाई भी आपको इसके लिए, लेकिन ऋषभ जी, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, क्या ये उम्मीद आपको थी या फिर आप खुश हैं कि चलिए पहले के मुकाबले जो भी है 1 सीट भी अगर ज्यादा मिल गई तो बड़ी बात है? मैडम, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो,
दोनों ही जगह हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और जम्मू कश्मीर में घाटियों के अंदर भी हमारे वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहे हैं और आप इंतजार कीजिए, रुझान में हम पीछे शुरू में थे, नतीजे में हम आगे जरूर आ रहे हैं धीरे धीरे और वो परिणाम भी दिख जाएगा। 2-3 विषय जो महत्वपूर्ण आज देश के सामने निकल कर आया है। पहला, कांग्रेस जिस नीतियों पे आज चल रही है, गुमराह करो, झूठ बोलो, मुंह में मोहब्बत दिल में नफरत की बाजार को लेकर जो वो चल रही है, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। हरियाणा में ये साबित करना कि एक ही परिवार जो है पूरा हरियाणा का ठेकेदार बन गया है, हरियाणा में ये साबित करना कि एक ही संगठन किसान का पूरे हरियाणा का किसान को रिप्रेजेंट करता है, एक ही अखाड़ा पूरे हरियाणा के पहलवान को रिप्रेजेंट करता है। इस नीतियों को बिल्कुल सिरे से नकारा है तो हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। कोई एक संगठन, एक परिवार ही पूरा हरियाणा को रिप्रेजेंट नहीं करता। जनता ने देखा कि विकास की रणनीति को लेकर कौन आगे चलता है और उस रणनीति को संवारा है, निखारा है। और जम्मू कश्मीर पे भी मैं आता हूँ मैडम, जम्मू कश्मीर पे सबसे बड़ी पार्टी निकलकर हम आ रहे हैं। ये दोनों, अगर दोनों के आकलन में देखेंगे, दोनों ने जम्मू कश्मीर पे बड़ी बड़ी बातें किए, बड़ी बड़ी वादे किए और कहा कि हम जो है 10 के पार भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऋषभ जी, आपको घोषणा पत्र याद है ना? घोषणा पत्र आपको एनसी का याद है ना? एनसी का घोषणा पत्र याद है ना? 370 के मुद्दे को, इसकी बहाली की बात की गई है। हमें सारा याद है। हाँ, तो फिर मैंडेट जो मिल रहा है, हमें सारा याद है और मैं डंके सबसे के ज्यादा चोट पे कहता अलगाववादी हूं, नेताओं की बात नेशनल 370 कॉन्फ्रेंस ने की, 370 की बहाली की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपकी सारी बातों को मैं स्वीकारता हूं। हम वो पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना जो ये कह देंगे कि बिकी हुई मीडिया है, कांग्रेसी मीडिया है, बिका हुआ संविधान है, ईवीएम खतरे में है, ईवीएम के बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, स्लो वोटिंग करा रहा है। हम आप स्वीकार कर रहे हैं। हम जो शुरू में रुझान में पीछे थे तो भी हम आपका सम्मान कर रहे थे, एग्जिट पोल में हम पीछे थे तो भी हम आपका सम्मान कर रहे थे। हमने तो कभी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन आज जब हमारे पक्ष में नतीजे निकल कर आ रहे हैं, आज जब रुझान के पॉजिटिव होने के, रुझान में पीछे थे, अब नतीजे में पॉजिटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेसी प्रवक्ता के द्वारा जरूर सुनने को मिल रहा है कि वोटिंग स्लो हो गई, इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप ठीक है। डॉक्टर टीना भी इस समय हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं उनसे जरा जवाब ले लेती हूँ ऋषभ जी। डॉक्टर टीना, 100 किलो जलेबी का जो ऑर्डर है वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचा है, आपके यहाँ से डायरेक्ट बीजेपी जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे उम्मीद ये थी कि आप जम्मू कश्मीर की, जैसे आपने ऋषभ जी को बधाई दी, ऐसे जम्मू कश्मीर के लिए हमें भी बधाई देते। खैर, अभी जम्मू कश्मीर के लिए मैम, अगर ये जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में ना 43 का एनसी को, वो कांग्रेस को होता तो फिर खुशी आपकी भी दोगुनी होती और बधाई देने में मजा भी मुझे बहुत आता। जी बोलिए, आप बोलिए। जी नहीं, हाँ, लेकिन 4 बजे तक इंतजार कर लीजिएगा, आपको बधाई हमें ही देनी है। चलिए। और दूसरी बात, देखिए, कल मैं, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आती हूँ, कल मैं नायब सैनी साहब को सुन रही थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब व्यवस्था कर ली गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब व्यवस्था कर ली गई। क्या व्यवस्था कर ली गई है? इसका मतलब तो साफ तौर पर, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये नायब सैनी के शब्द है, इसका मतलब चुनाव आयोग उन्होंने जेब में रखा हुआ है और इसीलिए हम लोग जो है पत्र लिख रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं। जयराम साहब ने लेटर लिखा है। मैडम, इस पे जवाब ले ले। आपने वोटिंग फिगर जो है वो अपडेट लेट कर रहे हैं। 1 मिनट पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं ये बैठकर। और हम आज भी पूरी तरीके से, अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जलेबी तो कांग्रेस पार्टी ही खिलाएगी, आपके बीजेपी मुख्यालय में भी भेज दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, आप हंस लीजिए, खुलकर हंस लीजिए। चलिए, मैं आपका जवाब मैं अजय जी से ले लेती हूँ। उन्होंने विश्लेषण किया, उन्होंने बताया पहले भी जब हमने डिस्कशन किया, ये जो चुनाव आयोग की बात है। अजय जी, जब भी कांग्रेस में आती हूँ, ऋषभ जी, आई कम बैक टू यू, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। अजय जी, जब भी कांग्रेस ड्रॉप आउट करती है, जैसे ही नीचे होती है, हमेशा इलेक्शन कमीशन पर बात उठ जाती है। जम्मू कश्मीर के लिए लेकिन कुछ नहीं कह रही कांग्रेस। अरे तो जम्मू कश्मीर में किसने बोला? नायब सैनी हरियाणा से आते हैं, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। किसने बोला ये नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है कि नहीं? आप क्या नकार रही हैं? जो उन्होंने कहा वो शब्द मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ। जी अजय जी, जम्मू कश्मीर में किसी नेता ने ऐसा बयान दिया क्या? अजय जी, चलिए, खैर, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अपनी दलीलें अपनी जगह हो सकती हैं। बतौर पत्रकार मुझे लगता है कि एक नया चलन है जहां पर चुनाव आयोग
तमाम संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाना और सबसे पहले उनको दोषारोपण कर देना सबसे आसान होता है। खुद के अंदर आत्मलोकन करने की आवश्यकता है। अगर आप देख रहे हैं कि अभी तक आपको जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एक तरह से फिक्स्ड हैं, चुनाव आयोग अपडेट नहीं कर रहा। अगर तमाम न्यूज़ चैनल्स के स्ट्रिंगर्स और उनके ग्राउंड रिपोर्टर्स अपने फीडबैक वहाँ पर काउंटिंग के आपको प्रस्तुत करते हैं और जिसे आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद नहीं है जो कि लगातार हो रही काउंटिंग के डिस्प्ले स्क्रीन को देख रहे हैं? जाहिर सी बात है ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए कि रुझान जो दिखाई दे रहे हैं में बदलाव शाम में 5 बजे तक आ जाता है, तो जाहिर सी बात है हर कोई उसके बारे में चर्चा करेगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो तो यही है। कैसे भूल जाती है कांग्रेस की जब 60 प्लस दिखाई दे रहा था तो कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता उस वक्त टीवी चैनल पर दूसरा गाना गा रहे थे। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति करना का वक्त अब नहीं रहा, ये बहुत ही छिछलापन दिखाई देता है। बिल्कुल, पहली बात ये। जहां तक अगर हम मोटे तौर पर बात करें, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता हर पार्टी को पड़ती है। अभी जम्मू कश्मीर में तथाकथित जीत को लेकर कांग्रेस इतनी आश्वस्त दिख रही है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उनको सीटें कितनी मिली हैं। सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। वोट बेस किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर वो पार्लियामेंट में खड़े होंगे। अब देखना होगा कितनी बार ये मांग उठाते हैं और कितने तरीके से सरकार को बाध्य करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, जैसा कि वो प्रस्तुत कर रहे थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी, तो क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटस मिल सकेगा? नहीं मिल पाएगा ना। केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से ही वहां पर राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। और इसका जिक्र गृहमंत्री तो करते भी रहे अजय जी, इसका क्योंकि ये चुनावी मुद्दा ग्राउंड पर जरूर बनाया गया। स्टेटहुड की बात हुई, नौकरी की बात वहाँ की जनता कर रही थी, लेकिन स्टेटहुड की बात पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी और बीजेपी ने अपनी सफाई पेश की। हालांकि बहुत फायदा मिलता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं इतना ही सुझाव दूंगा कि आप लोग ना जनता के आदेश को सरमाथे लिया कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप ईवीएम पे, मीडिया पे, चुनाव आयोग पे यदि आरोप लगाते रहेंगे तो आपका यही हश्र होता चला जाएगा। आप देखिए, चुनावों में भी जिस प्रकार से दलितों का अपमान किया गया, नॉन जाट का अपमान किया गया, एक धमकी दी गई कि सरकार आने दो, पुलिस हमारे हाथ में आएगी, हम बता देंगे। मामन खान का वो बयान कि सरकार बनने दो, एक एक को घर से निकाल के काटूंगा, इस प्रकार के जो बयान थे, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज थी, उसके बाद क्या समझ रहे थे आप लोग कि आप सत्ता में आ जाएंगे, हरियाणा आपको दोबारा से थमा देगा सत्ता की चाबी? एक और महत्वपूर्ण बात, अब देखिए, अभी अजय जी ने भी जो बोला बिल्कुल सही चीज बोली है उन्होंने कि सुबह जो गाना गा रहे थे अब उसके विरोध में बात कर रहे हैं। गोहाना की जलेबी, परेशानी पता है क्या है, मैं बताऊं आपको शिखा जी। गोहाना की जलेबी सभी कांग्रेसियों के घर में जो फैक्ट्री वाली है ना, वो पहुंच गई थी। अब ना तो वो खाते बन रही है और ना निगलते बन रही है। इसलिए आप कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जो है ना, वो इस समय मेंटली टेम्परामेंट जो है उनका वो चेंज हो गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सुबह भी मैंने बोला था और लगातार जब ये आए थे एग्जिट पोल, उनमें भी मैं लगातार एक ही बात बोल रहा था कि इसमें मिसिंग जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने ओबीसी की राय नहीं ली है। आप केवल और केवल जो वोकल कास्ट है, देखिए जाट एक वोकल कास्ट है और वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, और एक प्रकार से एक फिनोमिना, एक परसेप्शन बनाने का काम किया गया और वो परसेप्शन जो है वो हरियाणा की जनता ने निकाल दिया। नायब सिंह सैनी एक ओबीसी मुख्यमंत्री, उससे पहले खट्टर साहब पंजाबी मुख्यमंत्री, मतलब दोनों नॉन जाट। और नॉन जाट जो कम्युनिटी थी, जो कि मोर देन 60% है वहां पर, ओबीसी और पंजाबी और इन सबको मिला लिया जाए तो, उन लोगों को सत्ता का स्वाद चखाने वाली कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। गलती कांग्रेस से ये हो गई कि इन्होंने फिर दोबारा से अपना पुराना पत्ता चल दिया। जीजा जी को वहां पे कब्जा कराने वाले लोगों को फिर सत्ता दे दी कि जिन लोगों को डिसाइसिव फैक्टर नहीं रखा गया उन्होंने ही डिसीजन ले लिया। अदिति, जी शिखा। हाँ,
तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसा अजय सर कह भी रहे थे, जो डिसाइसिव फैक्टर जिसको नहीं तय किया गया, हरियाणा में उन्होंने आकर के डिसीजन ले लिया। अच्छा, अभी भी अपडेट ये भी है कि जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बातचीत की है, तो नेतृत्व परिवर्तन की जो बात हो रही थी पहले भी, खट्टर की जगह जब सैनी को सीएम बनाया गया, उस कुर्सी पर बिठाया गया, इस समय भी यही तस्वीर दिख रही है क्या कमोबेश अदिति? देखिए, एक तो धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव मोड में है, लगातार हर एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के अभी साथ हैं और खुद जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री आ सकते हैं, बड़े स्केल पर जलेबी का ऑर्डर जा चुका है। आज आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केवल जलेबी और चाशनी ही नजर आएगी और मनोबल नजर आएगा, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड का रिफ्लेक्ट करेगा। आपने कहा कि जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं था उसी ने, पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक वैसे ही जैसे जम्मू जाकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पर लागू नहीं हो, ठीक बार बार ये कहा था कि मैं भी आपके साथ हूं लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा, ठीक वैसे ही नॉन जाट जो थे उनको ये कह दिया गया कि आप देख लीजिए हम आपके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी वो नॉन जाट ही पॉलिटिक्स करती है और कांग्रेस की मजबूरी थी वो जाट पॉलिटिक्स ही करती है। ऐसी स्थिति में जो अजय सर बार बार कह रहे थे कि रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, इसको ढंग से समझ लिया गया और केवल मैन ऑफ द मैच अमित शाह रहे। उन्होंने समझ लिया कि किस तरीके से, और ये सारा बदलाव, क्योंकि ये तो हकीकत है कि जमीन पर कांग्रेस का एज नजर आ रहा था, लेकिन ये सारा बदलाव उनको ये तस्वीर दिखा दी कि अगले 5 साल तुम पे रूल कौन करने वाला है, कौन तुम्हारा जीवन अगले 5 साल का तय करने वाला है। और इसी डर ने ये पूरा रिवर्स पोलराइजेशन और ये पूरी तस्वीर बदल के रख दी है। इसीलिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और धर्मेंद्र प्रधान का बढ़ता हुआ कद, ये तमाम चीजें नजर आ रही है। जाहिर तौर पे इस पूरी उसमें जेपी नड्डा के कार्यकाल जनवरी तक रहेगा, जनवरी नए अध्यक्ष आते हैं तो तब तक हरियाणा में उनके ही अध्यक्षता में जीत भी तय हो गई और ये भी तय हो गया कि जो लोकल लीडरशिप है उससे कई बड़े केंद्र के चेहरा भी है और केंद्र की रणनीति भी है। और जो बार बार सवाल उठता है कि भाजपा ने स्टेट्स में लोकल लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन आज के नतीजे, अब वो लोकल लीडरशिप जो दूसरे राज्यों में कई बार उठ खड़े होते हैं वो चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मोदी अमित शाह ने ही ये पूरा गेम प्लान तैयार करके नतीजा दिया है और पीछे से आरएसएस। प्रियंका जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं जो तस्वीर बदली है कमोबेश, जैसे कि एग्जिट पोल में कम से कम जो आंकड़े हरियाणा में सामने आए थे बिल्कुल उलट हो गए हैं, यानी सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक तरफ हो गई है और बीजेपी का मैंडेट एक तरफ। देखिए, बिल्कुल इसको नकारा नहीं जा सकता है। और जाति समीकरण और किस तरह से इलेक्शन के अंदर जातियों को किस आधार पर वोट दी जाए, टिकट दी जाए, इसका पूरा ध्यान रख कर के बीजेपी ने अपना गेम खेला है और उसमें उनको सफलता भी हासिल होती दिख रही है, ये साफ आंकड़ों से पता चल रहा है। लेकिन ये कह देना कि जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा वहाँ विफल हो गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जवान की बात हो तो आपने देखा होगा भाषण में भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हम नौकरियां जो हैं परमानेंट देंगे, तो अश्योर किया, तो वो भाप लेते हैं। मुझे लगता है बीजेपी जो है, जो मुद्दों को उनकी अहमियत भापती है और कहीं ना कहीं जहां पर बैकफुट जाना होता है, चाहे आप अग्निवीर ले लीजिए, चाहे आप किसान का मुद्दा ले लीजिए, कंगना रनौत ने बार बार स्टेटमेंट दिए, नकारात्मक स्टेटमेंट दिए, लेकिन बीजेपी ने उनको नकार दिया। बीजेपी ने कहा कि नहीं, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम लोग किसान के साथ हैं। तो इस तरह की चीजें, उनका जो भावनात्मक चीजें थी जो वहां के नागरिकों की, उनको बीजेपी ने समझा और कहीं ना कहीं टाइमली उस पर एक्शन लिया और उसका नतीजा मुझे लगता है कि ये हुआ है। हालांकि विनेश फोगाट वहां से जीत गई है, जो सेंटिमेंट्स थे वहां के, जुलाना के और हरियाणा के, वो पहलवानों के साथ थे, विनेश फोगाट के साथ बदलाव हो गया है। अजय जी, टैली एक बार फिर से बदल रही है हरियाणा की। बीजेपी 51 एक सीट की बढ़त के साथ, वहीं कांग्रेस को इस समय कांग्रेस 34 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी सर, अभी भी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं है। बीजेपी के लिए थोड़े खुशी के जो पल है सीट के माध्यम से लग रहा है कि और मिल जाएंगे उसे। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मतगणना की जो काउंटिंग की सीरीज है वो आगे बढ़ेगी, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टलाइज हो जाएंगी, लेकिन एक कमोबेश जो रुझान है, जो नतीजों में अब दिखाई दे सकता है, वो हम लोग के सामने है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या हरियाणा की बात करें। लेकिन इसमें भी अब कई तरह की डायनेमिक्स निकल कर आते हैं, जैसे कि अदिति अभी आपके सामने है। राजस्थान के नेतृत्व का भी हरियाणा के फैक्टर पर काफ़ी काम किया है। इस बारे में अदिति आपको बेहतर तरीके से बता सकती हैं, समझा भी सकती हैं, क्योंकि जिस जाट आबादी की हम बात कर रहे हैं आज, और जब हम जाट आबादी की बात करते हैं तो क्या राजस्थान में जाट नहीं है?
राजस्थान के चुनाव के समय भी ऐसा माना जा रहा था कि वहां के जाट बहुत नाराज हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साधा था। और क्या आज उसका रिफ्लेक्शन हरियाणा में दिखाई दिया? आई एम श्योर अदिति इस पर बहुत अच्छे तरीके से जी। अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अदिति से इस पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन आप टैली पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि पल पल ये जो आंकड़े हैं ना वो बदल रहे हैं। कम से कम हरियाणा में तो ये आंकड़े जरूर बदल रहे हैं।